नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने राजनीति में अपना एक अहम सिक्का कायम कर रखा है। अपने क्षेत्र में ये नेता बनकर नहीं बल्कि एक सहयोगी बनकर काम करते हैं। जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जनता के दुख सुख में साथ खड़े दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ शाहजहांपुर के माने जाने नेता मुन्ना सिंह नवादा हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका राजनीतिक करियर रहा, कैसे वो राजनीति में आगे बढ़े और क्या आने वाली राजनीति में वो तमाम चीज़ें करने वाले हैं। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं मुन्ना सिंह नवादा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार भैया। हमारा जो पहला प्रश्न है वो सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक करियर हमें बताइए कि आपने कहाँ से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया और कैसे क्या इसको आगे ले जाना है। दरअसल मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने लॉ प्रीवियस में एडमिशन लिया था। तभी से हमारा परिवार पूरा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा है और मेरा राजनीतिक प्रवेश भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ है और मैं समझता हूँ मेरा पार्थिव शरीर भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाएगा। छात्र राजनीति के समय से ही मैंने आवाम की सेवा का लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने का विचार किया और राजनीति ही एक ऐसा माध्यम था जिससे समाज के लोगों को, पिछड़े दबे कुचले लोगों को आगे लाने का और उनको मौलिक अधिकार दिलाने का कार्य किया जा सकता था। राजनीति के माध्यम से सेवा करना हमारे चरित्र में इसलिए भी ज़्यादा रहा कि मैं छात्र होने के समय से ही शाहजहांपुर जनपद के महत्वपूर्ण, जो इस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और शहर विधानसभा से 8वीं बार एमएलए हैं, उनके संपर्क में रहा। उनकी कार्य करने की शैली बड़ी काबिले तारीफ थी। 18 घंटा लेबर करते थे वो। उनसे प्रेरणा मिलती रही कि आखिर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, समाज में दबे कुचले लोगों की सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए। उसी आधार पर छात्र राजनीति से 28 वर्ष की लंबी राजनीति है हमारी। परिवार के लोग कई पदों पर रहे हैं, लेकिन मैं संगठन में, हमारे पास दायित्व रहा है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मैंने हमेशा 18 घंटे लेबर करने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया है और कोशिश रहती है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में यहाँ आया व्यक्ति, हमारे कोठी पर आया व्यक्ति मायूस न लौटे। तो जैसा कि आपका मतलब ये राजनीतिक करियर आपने भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट किया है, तो इस समय क्या प्रेजेंट टाइम में क्या आपका पद है, क्या तमाम चीज़ें? दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी से ज़िला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा की जिम्मेदारी हमारे पास थी। अभी जिला पंचायत के चुनाव जब हुए थे तब संगठन के लोगों ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। उस समय मैंने जो ज़मीनी स्तर पर कार्य किया था लोगों के बीच में जा कर के, तो मैंने लोगों से राय ली। एक मेरा बेटा आदित्य प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहा था जिला पंचायत का, एक भतीजा पहले से ही जिला पंचायत का सदस्य था अभिषेक प्रताप सिंह राहुल, दूसरा भतीजा अरुण प्रताप सिंह वो जलालाबाद चतुर्थ से चुनाव इस बार लड़ा। कई जगह बच्चों ने पहले तैयारी की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन उसमें आरक्षण की स्थिति बदलती रही और बच्चे क्षेत्र बदलते रहे। मैंने लोगों से पूछा कि क्षेत्र भी बदल गए हैं और संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल दिए गए हैं, क्या हमें वोट देंगे आप? तो आवाम की आवाज़ सी, सभी जाति वर्ग की बात थी कि आपने कभी अपने दरवाजे पर किसी को मायूस नहीं लौटाला, जब भी कोई कार्य आया तो आपने किया है। ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका परिणाम ये रहा कि हम किसी पार्टी से ना होते हुए और कार्य को प्राथमिकता देखते हुए, कर्म को प्राथमिकता देते हुए, जैसे हमें मात्र 375 वोटों से जीत हम हासिल कर पाए थे, क्योंकि 2 विधायक भी हमारे अपोजिशन में थे। दूसरी कंडीशन ये थी कि हम लोग जो थे ज़्यादा जगह भ्रमण भी कर रहे थे, लंबा एरिया था, 1.5 लाख वोटों पे चुनाव लड़ रहा था मैं, और निर्दल भी था, किसी नेता की सपोर्ट नहीं थी, अपने ही किए का फल के लिए प्रयास कर रहा था।
और ऊपर वाले की कृपा से मुझे जीत भी मिली है। और 2022 की मेरी तैयारी थी, मेरा मेन लक्ष्य था 2022 में विधायक बनने का। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पंचायत में प्रवेश करके जाने का सिर्फ इसलिए जज्बा रहा, जब भी कोई आवाम का व्यक्ति किसी विधायक से कहता है कि ये रोड सही करवा दीजिए, ये नल लगवा दीजिए, या यहाँ पर इस गांव में लाइट नहीं आ रही। गढ़िया रंगनगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज़ादी के 75 वर्षों से बिजली तो मुहैया करा दी सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन आज वहाँ विद्युत घर की इतनी आवश्यकता है कि वहाँ पर मात्र एक बल्ब जलाने के लिए लोगों को रोना पड़ता है। बल्ब नहीं जलता है, पंखा तो चलाना बहुत दूर की बात है। बड़ी विडंबना है, मुझे अफसोस होता है, मुझे कष्ट होता है कि आज़ादी के 75 वर्षों में ऐसा कोई पार्लियामेंट का सदस्य, ऐसा कोई एमएलए नहीं चुना गया, ऐसा कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं गया, ब्लॉक प्रमुख ने नहीं सोचा, जिला पंचायत सदस्य ने नहीं सोचा था कि आखिर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का आधार क्या है। बिजली, रोजी रोटी और स्वस्थ रहने की समस्या है। राजनीति के 4 बिंदु हैं जहाँ तक मेरा मानना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधा और सुरक्षा। तो मेरे पास कोई विशेष पद न होने की वजह से मैंने सुरक्षा में हमेशा ध्यान दिया है। 18 घंटे लेबर करता हूँ हमेशा। किसी व्यक्ति की समस्या रात्रि के 2 बजे अगर फ़ोन आया होगा तो मैंने हमेशा उसकी समस्या को सुना और रात्रि के 2 बजे फ़ोन उठा के बैक कॉल करके उसे बताया भी कि आपकी समस्या हल हो गई या नहीं। चाहे कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, यदि कहीं मुझे लगा कि ये गलत किया जा रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ हमने डट कर के मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह बगैर किया और आवाम हमारे साथ खड़ा था। मैं समझता हूँ आज भी यदि मैं किसी गरीब की लड़ाई न्याय के लिए लड़ने जाता हूँ तो 50,000 आदमी, हमारे लोग 50,000 वोटों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ 50,000 आदमी इकट्ठा करने की क्षमता आज भी रखते हैं। और 2022 के चुनाव में विश्वास दिलाते हैं कि इस विधानसभा से विधायक बन के पहुँचेंगे और एक बार लोगों को एहसास करा देंगे कि विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है, विधायक की गरिमा क्या होती है, विधायक की कुर्सी का लक्ष्य कितना बड़ा होता है, और विधानसभा में विधायक को जिस आवाम के वोट से चुन करके जाते हैं उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या करना पड़ता है विधानसभा में। मुझे जब मैं देखता हूँ आज़ादी से अब तक के पिछले विधायकों पर इस विधानसभा के, तो जरूर रोना आता है कि आखिर जुबान से किया जाना वाला कार्य, आखिर पसीना बहाकर कार्य किया जाना वाला क्यों नहीं हुआ, बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति क्यों नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी के 75 सालों में पूरा क्षेत्र जापान या लंदन बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्या है शाहजहांपुर विधानसभा में जो पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने शाहजहांपुर को 17वां स्थान दिला दिया। आप शाहजहांपुर में आज जिस तरफ से घुसेंगे, 4 दिशाओं से नहीं 6 दिशाओं से घुसेंगे, तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घुस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यहाँ का कोई एमएलए इतना महत्वपूर्ण रहा होगा जिसने समाज के बारे में, जिसने विकास के बारे में ही सोचा होगा और कुछ सोचा नहीं होगा। पूरा शाहजहांपुर चमकता है। ऐसी उपलब्धियां हैं कि मैं समझता हूं कि आने वाले सम्मानीय खन्ना जी के विधायक ना रहने के बाद, हालांकि वो जब तक जीवित हैं तब तक रहें, कोई माइकल लाल उन्हें हला नहीं सकता, लेकिन जब नहीं होगा तो उस विधायक को कितने कष्टों से गुजरना पड़ेगा। उसे सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से व्यक्ति थे सुरेश कुमार खन्ना, क्या उनकी कार्यशैली थी जो उन्होंने इतनी लेबर करके शाहजहांपुर को 17वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में ला दिया। ये बड़ी विडंबना की बात है। और वहाँ की तुलना में जब कटरा विधानसभा से करता हूँ तो मुझे रोने के सिवाय और कुछ नहीं आता है। जब गरीब आदमी चीख करके दरवाजे पाता है, अब वो कहता है कि फला पुलिस मुझे निर्दोष पकड़ के ले गई, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार कि अगर काश कटरा विधानसभा का विधायक होता तो शाहजहांपुर विधानसभा की बराबरी करके दिखाता, क्योंकि शाहजहांपुर विधानसभा में किसी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस हाथ लगाने से पहले सोचती है, डरती है कि खन्ना जी कहीं ऐसा ना करें कि हमारी नौकरी ले बैठे हैं। और यहाँ के विधायकों में निर्दोष आदमी जब पीटा जाता है, गाली दी जाती है, जब निर्दोष से पैसा वसूला जाता है, तो जरूर मुझे कष्ट होता है कि आखिरी शिक्षा का समाज में पैदा हुआ, माँ बाप ने बड़ा किया और शिक्षा दिलाई, और मैं समाज को कुछ नहीं दे पाया। मैं समाज की सेवा करने के लिए चाहता हूँ कि एक बार विधानसभा पहुँचूँ और इस क्षेत्र का विकास करूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर ये 2022 में संभव हुआ तो आगे 2027 में इस कटरा विधानसभा का नंबर
17वां तो भले ही ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा नंबर होगा और इसकी गणना जो है वीआईपी लोगों में की जाएगी। इस क्षेत्र की गणना भी वीआईपी लोगों में की जाएगी। बहुत ही उम्दा लफ्ज़ों में आपने अपने विचार व्यक्त किए। जिस तरीके से जनता आपका साथ दे रही है उस तरीके से लगता है कि आप 2022 में विधायक के पद पर काबिज होंगे और 2027 में करके दिखाएंगे। जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया शाहजहांपुर विधानसभा का, उन तमाम जो खन्ना जी ने वहां का विकास कार्य किया है, उस विकास कार्य पर आपने भी अपनी चर्चा हमें बताई। तो हमारा एक लास्ट सवाल है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड का वक्त है, इस समय क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जनता को जिससे कि वो इस महामारी से, इस पैंडेमिक से बच सकें? मैंने लॉकडाउन जब स्टार्टिंग हुआ था, कोरोना की स्टार्टिंग थी, तब भी मैंने विशेष रूप से लोगों से निवेदन किया था कि इस राष्ट्रीय आपदा से बचने के लिए, इस बड़े संकट से बचने के लिए क्षेत्र के जिस भी व्यक्ति को हमारे योग्य सेवा हो, खाने पीने कोई सुविधा हो तो हमारे पास से ले जाइएगा, हम पूरा सहयोग करेंगे। गाड़ी से कोई पहुंचने को कोई असुविधा हो तो हमसे ले जाइए। अभी 8 दिन 15 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के बारे में ज़्यादा लोगों ने अफवाह उड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि ये स्वास्थ्य विभाग सम्माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के पास है। जनपद शाहजहांपुर में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऑक्सीजन कमी रही हो। वो बड़े योग्य मिनिस्टर हैं, वेल एजुकेटेड तो ही है, और मैं समझता हूँ कि योग्यता के LLM किया है, बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं और सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उनके बराबरी के साथ कोई विधायक नहीं इतना जैसे अनुभव रहा हो, इतनी बार एक ही विधानसभा से एक ही पार्टी से बार बार MLA बना हो, ये बड़ी उपलब्धि जरूर रही होगी। आवाम भी देखता है। तो कोरोना के संकट में लोगों को नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए, प्रशासन के लोग कभी दबाव बना देते हैं। मैंने हालांकि अभी कोरोना वायरस में कुछ जगह चालान गरीबों को, तो मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया था और मुझे कड़ी आपत्ति भी है कि उस गरीब का जिसके पास 2000 की मोटरसाइकिल है, वो उसमें टायर डलाने में सक्षम नहीं है और उससे पुलिस 1000 रुपये लेती है, तो मुझे ठीक नहीं लगता। ये उसूलों के खिलाफ तो है और पार्टी के भी खिलाफ है, और मैं समझता हूँ ये समाज हित में कतई नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, लेकिन सब आवाम की जान को सुरक्षित रखने का ये जरिया था कि लोगों में भय पैदा किया जाए कि बिना मास्क लगाए ना चलें, बिना दूरी बनाए ना चलें। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पूरा प्रयास किया है कि जो लोग सैनिटाइज नहीं हैं अथवा वो मास्क नहीं लगाए हैं उन पर जुर्माना बोला जाए। निर्णय सही था, लेकिन फिर भी आपत्ति के समय में एज ए सुझाव या एज ए सलाह मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और अपने सम्मानित वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करता हूं, आदेश नहीं दे सकता, कि जहां इतनी गरीबी हो, आदमी सब्जी लाने की पोजीशन में न हो, या सब्जी खरीद कर जाने वाला व्यक्ति या मास्क तक खरीदने वाला ना खरीद पाने वाले व्यक्ति किससे 1000 जुर्माना लिया जाए, तो ये कतई ठीक नहीं है। और कई जगह थानेदारों ने ऐसा किया है, मैंने फ़ोन करके उनसे कहा है। मैंने एक जगह एक ऐसे गरीब को पैसा अपने पास से 1000 रुपया दिया है जिसकी पर्ची कट चुकी थी। मैंने कहा जब ये वो 4 घंटे थाने में बैठा रहा और 4 घंटे बैठने के बाद उसके परिवार को खबर की गई कि 1000 रुपये जुर्माना का दीजिए, आदमी ले जाइए। मेरे कान में जब ये बात आई तो 1000 रुपये मैंने समाज हित में नहीं राष्ट्र हित में दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सम्मान करते हुए दे दिए थे, लेकिन उससे नहीं देने दिए। कुल मिलाकर के मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, दबाव नहीं बनाना चाहता, कि हर व्यक्ति परिवार वाला है और इसी समाज में पैदा हुआ है। ऐसा गरीब कोई ना पकड़ के 1000 रुपये जुर्माने की रसीद काटे जिसके अगर सब्जी लाने को 50 रुपये ना हो। इतना बाध्य किया जाना न्याय संगत नहीं है। चाहे वो एक तरफ वो महामारी की चपेट में मर सकता है और दूसरी तरफ भुखमरी से मरे, ये बर्दाश्त सीमा में नहीं है। अगर जिले में कहीं ऐसी सुनने को मिला तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मेरी बात को प्रशासनिक अधिकारी सुन लें, 2-3 बार हुए मैंने वो सुलझा दिए हैं। अब अगर कोई केस हुआ तो वो अधिकारी इस उत्तर प्रदेश की जमीन पर चैन से नौकरी नहीं कर पाएगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो और चाहे कोई और प्रशासनिक अधिकारी हो। मैं ये डंके की चोट पैदा हूँ, पूरी आत्मश्लाघा में कह रहा हूँ और पूरे अहंकार में कह रहा हूँ कि इससे मेरा कोई समझौता नहीं है। साइकिल ले जाने वाला गरीब, मजदूरी करके 200 रुपये पर मजदूरी करके आने वाला व्यक्ति बिना मास्क के चालान अगर करता है, कोई थानेदार करता है, तो वो थानेदार सोच ले
कि हम उसे किसी कीमत पर चैन से नौकरी नहीं करने देंगे, चाहे इसे वो धमकी समझें और चाहे सलाह। बहुत ही उम्दा लफ्ज़ों में आपने सभी कुछ चीज़ें बयां की। तो हमारे साथ थे मुन्ना सिंह नवादा। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।